तो अब बारी आती है 1833 का चार्टर एक्ट की। ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। अर्थात आप समझ ही गए होंगे कि ब्रिटिश भारत जो कि केंद्र बनाने की कोशिश कर रहा था, तो ये निर्णायक कदम था 1833 का चार्टर एक्ट। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थी। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, ठीक है, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाला संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो आपने देखा कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है, आप खुद ही समझ सकते हो। और दूसरा पॉइंट है, इसने मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। आपने समझा इसे, और अभी मैं इसको समझा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहली लाइन ये थी कि इसने मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। अर्थात आप जानते हो कि विधायिका शक्ति क्या होती है। विधायिका अर्थात नियम या कानून बनाने वाली संस्था। तो अर्थात इससे साफ हो गया कि मद्रास और बम्बई के गवर्नर अब जो है विधायिकी शक्ति अर्थात नियम या कानून नहीं बना सकते थे। उससे इस एक्ट ने उन्हें वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। पहली लाइन में हमने पढ़ा, क्योंकि इस एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और अब पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार, अर्थात अब सिर्फ वही नियम बना सकता है, वही कोई भी कानून ला सकता है। अब जो इसके अंतर्गत बनाए गए कानून अर्थात जो पहले कानून बनाए गए थे उसे नियामक कानून कहा जाने लगा, और अब जो नियम बनाए जा रहे थे उसे नए कानून को क्या कहेंगे? एक्ट या अधिनियम। तीसरा पॉइंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। जैसा कि हमने शुरू से देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पहले आई थी व्यापार करने, तो व्यापारिक निकाय के रूप में काम कर रही थी, लेकिन अब जो कि वो धीरे धीरे शासन करने लगी तो अब वो प्रशासनिक निकाय बन चुका था। अब उसका व्यापारिक गतिविधियों से लगभग चीज़ें समाप्त कर दी गई थी। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। और चौथा पॉइंट यहाँ पे बनेगा, चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इसको आप सीधे सीधे ऐसे ही नोट कर सकते हो कि, और प्रश्न भी बनता है कि सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन कब से शुरू किया गया? तो आंसर होगा चार्टर एक्ट 1833 के तहत। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। अब आप जान सकते हो कि इसमें सिर्फ ये आया था ये प्रावधान, लेकिन ये प्रावधान समाप्त कर दिया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध की वजह से। हाँ, तो इस प्रकार से हमारा 1833 का चार्टर अधिनियम भी समाप्त होता है और अब बारी है 1853 के चार्टर अधिनियम की। और आज हम लोग पूरा 1853 का चार्टर एक्ट ही पढ़ेंगे। तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। अर्थात अभी तक जो अधिनियम चल रहा है 1853 तक, वह जो है ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। इसके बाद जो
भी एक्ट आएंगे वो सीधे ताज अर्थात क्राउन के तहत आएंगे। तो संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थी। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। ठीक है, सीधे सीधे पॉइंट बनता है कि इसने पहली बार में ही गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए। इन्हें विधान पार्षद कहा गया। दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया। ये यहाँ तक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। दूसरा पॉइंट यह है, इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई और इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। भारतीय सिविल सेवा के संबंध में अगर हम पूछेंगे कि मैकाले समिति की नियुक्ति किस चीज़ के संबंध में की गई, तो भारतीय सिविल सेवा के संबंध में। इसके पहले हमने देखा था कि 1833 के चार्टर एक्ट में ये प्रावधान आया तो था कि सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे, लेकिन वहाँ पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उनके विरोध के कारण वो चीज़ें समाप्त कर दी गई थी। लेकिन अब 1853 आते आते भारतीयों में थोड़ी सी जागृति आने लगी थी, थोड़ी सी जागरूकता आने लगी थी। उन्होंने अपने लिए मांगे शुरू कर दी थी और इस बात की भनक बखूबी जो है ब्रिटिशर्स को थी, इसलिए उन्होंने 1853 के चार्टर एक्ट में इस व्यवस्था को लागू कर दिया और उसके लिए मैकाले समिति की नियुक्ति की। तीसरा पॉइंट है, तो सिविल सेवा जो है, विशिष्ट सिविल सेवा के बारे में हम जान लेते हैं, जो कि नीचे लिखा हुआ है। उस समय कंपनी की सिविल सेवाएं 2 तरह की होती थी, प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवाएं जिन्हें उच्च सिविल सेवाएं एवं गैर प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवाएं निम्न सेवाएं। पहली कंपनी के कानून द्वारा निर्मित हुई, जबकि दूसरी अन्य तरह से। तो हमने देखा कि उस समय की सिविल सेवाएं की 2 प्रकार की होती थी। पहली जो कि उच्च सिविल सेवा थी उसे कंपनी के द्वारा निर्मित होती थी, और जो निम्न सेवाएं थी उसे दूसरी अन्य तरीके से बनाया जाता था। तो जाहिर सी बात है कि भारतीयों को तो शामिल करेंगे दूसरी में ही, क्योंकि आप सभी जानते हो, आगे जानेंगे इसके बारे में। तो तीसरा पॉइंट यह है कि इसने कंपनी के शासन को विस्तारित किया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। जैसे कि इसके पहले जितने भी अधिनियम आए थे 1793 से लेकर के, तो वो 20-20 साल के लिए थे। 20 साल के लिए 1793 का आया, फिर 1813 में ख़त्म हुआ, 1813 से 20 साल के लिए आया तो 1833 में ख़त्म हुआ, और 33 में आया तो 20 साल से आगे बढ़ेंगे तो 1853 में आया। तो बस वही बताया जा रहा है कि इस अधिनियम में 1853 के अधिनियम का कोई भी निश्चित समय निर्धारण नहीं किया गया था। तो क्योंकि समय निर्धारण नहीं किया गया था, इसलिए यह स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया, अर्थात स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। ठीक है, अब इसके आगे जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि अब 1858 से 1947 तक जो है सीधे ताज का शासन आएगा, क्योंकि आप भी जानते हो कि 1857 में जो क्रांति हुई थी, तो उसी क्रांति के तहत ही 1853 का चार्टर एक्ट समाप्त कर दिया गया था। क्योंकि पहले ही बताया गया था कि इसका कोई नियम, मतलब इसका कोई निर्धारित समय नहीं था, क्योंकि उनको ये पता भनक लग चुकी थी कि अब भारतीय जागरूक हो रहे हैं, अब वो भी अपने अधिकारों के लिए बोलना शुरू कर रहे हैं।
इस तरीके से उन्होंने इसको उनको ये स्पष्ट था कि ये कभी भी भड़क सकते हैं, और आखिर वही हुआ 1757 में। तो तभी ये चीज़ें 1853 का कानून ख़त्म हो गया। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पहले ही कहा है कि पहले हम लोग बुक्स पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग अपने नोट्स से पढ़ेंगे, और नोट्स आप सीधे सीधे डायरेक्ट नोट कर सकते हो। तो अब बारी है नोट की। तो 1793 के चार्टर एक्ट से हमने चालू किया था, तो 1793 का चार्टर एक्ट से हम नोट्स में भी चालू करेंगे। तो हम बोलते जाएंगे, और अब जिसको लिखना होगा वो लिख भी लेगा। और शुरू करते हैं। तो 1793 का चार्टर एक्ट, भारत की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हुई और भारत की दुर्दशा शुरू हुई। अर्थात जैसा कि हमने देखा कि अभी तक तो कंपनी जो है व्यापारिक गतिविधियों में थी, लेकिन अब वो जो है भारत की तरफ, क्योंकि भारत पे उसको शासन करने की तरफ वो मतलब अग्र हुई। अब वो भारत पर शासन करने का उसने माइंडसेट बना लिया। तो इस स्थिति में भारत की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हुई, क्योंकि हमने देखा कि कर्मचारियों का वेतन भी भारत से दिया जाने लगा, सारी चीज़ें भारत से होने लगी, और भारत की अब दुर्दशा शुरू हुई। तो पहला पॉइंट बनता है, इस अधिनियम के माध्यम से नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाने लगा। सभी कानूनों और नियमों की व्याख्या जो अब तक प्रथाओं के माध्यम से होती थी, अब इसका अधिकार न्यायालय का होगा। अर्थात अभी जब हमने बुक्स में पढ़ा था तो ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन फिर भी अब उसको एकदम क्लियर शब्दों में लिखना होगा, तो आप इस तरीके से लिखेंगे। अर्थात जो अभी तक भारत में जितने भी कानून और नियम थे, तो पहले प्रथाएं थी, प्रथाओं को जो है समाप्त करके अब सब चीज़ों का अधिकार हम न्यायालय को दे दिया गया। इसके द्वारा बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की स्थापना की गई। कंपनी को कार्य करने के लिए पहली बार कंपनी की अवधि 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। स्थायी बंदोबस्त का जन्मदाता पूछेंगे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, और सहायक संधि अर्थात हड़प नीति का पूछेंगे तो लॉर्ड वेलेस्ली। ये सिर्फ की पॉइंट है, इसको आप लिख लीजिए एज इट इज़। अब हम लोग आ गए हैं पीछे से कोई आवाज़ आए तो आप इसे इग्नोर करिए प्लीज़। तो अब आते हैं 1813 के चार्टर एक्ट की तरफ। कंपनी के अधिकार पत्र को अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, किंतु चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार पूर्ववत बना रहा, जैसा कि बुक्स में भी हमने पढ़ा था। दूसरे शब्दों में कंपनी का अंशतः व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ, अथवा अन्य ब्रिटिश कंपनियों को भी भारत में व्यापार करने की अनुमति मिली। इसके पहले सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही आई थी, और बाकी किसी कंपनी को आने की अनुमति नहीं थी। दूसरा पॉइंट बनता है, भारतीयों को शिक्षा देने के लिए शिक्षा और साहित्य पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान हुआ। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे आप एज इट इज़ लिखते चलिएगा। इसके द्वारा ईसाई मिशनरियों को लाइसेंस लेकर धर्म प्रचार की स्वतंत्रता का प्रावधान भी दिया गया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बनता है, कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश सम्राट से अनुमोदन अनिवार्य किया गया। कंपनी के गवर्नर जनरल, गवर्नरों, सेनापतियों की नियुक्ति कंपनी करेगी, किंतु स्वीकृति ब्रिटिश सरकार करेगी। ये सारी चीज़ें इसमें 1813 के तहत हुई हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट है, इसे आप एज इट इज़ लिखिए। नोट्स मैं बनवा रही हूँ आपको, आप एकदम अच्छे से बनाइए। अब बारी आती है 1833 के चार्टर एक्ट की। तो इसके तहत बंगाल का गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बन गया, जैसा कि बुक में भी हमने पढ़ा था। अब सिर्फ हमें लिखना है, समझना और समझाने का कार्य हमने बुक में पढ़ते समय ही कर लिया है, तो हम सिर्फ ऐसे एज इट इज़ लिख लेंगे। दूसरा पॉइंट है, कंपनी का शासन संपूर्ण भारत पर हो गया। अभी तक का पूरे भारत पर नहीं था, लेकिन अब संपूर्ण भारत पर हो गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बना लॉर्ड विलियम बेंटिक। प्रशासनिक केंद्रीकरण अथवा भारत के शासन का केंद्रीकरण इसी एक्ट में दिखता है। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया।
दूसरा पॉइंट है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में पुनः चौथा सदस्य शामिल किया गया, जो कि इसके पहले के एक्ट में समाप्त कर दिया गया था। तो 3 सदस्य बचे थे, लेकिन अब फिर से 1833 के चार्टर एक्ट में उन्हें फिर से एक और सदस्य मैकाले के रूप में शामिल किया गया, जिसे शिक्षा समिति के लिए शामिल किया गया था सिविल सेवाओं के तहत। लॉर्ड मैकाले ने विधियों का संहिताकरण करके भारतीय दंड संहिता की स्थापना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी लिखिए कि भारतीय दंड संहिता की स्थापना किसने की? लॉर्ड मैकाले ने। लॉर्ड मैकाले के समय विधिक आयोग का गठन हुआ, 1834 में गठित हुआ तथा 1833 में निर्मित हुआ था। आप सभी जानते हो कि पहले उसका निर्माण होता है, फिर वो गठित होता है, फिर लागू होता है, ऐसे ही प्रक्रिया चलती है। फिर पॉइंट बनता है कि बम्बई, मद्रास, और जहाँ जहाँ मैंने टिक का निशान किया है वो समझिए कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसे आप ज़रूर से ज़रूर लिखिए। तो नेक्स्ट पॉइंट बनता है बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, इन सभी प्रांतों से विधि बनाने का अधिकार छीन लिया गया और यह अधिकार गवर्नर जनरल और उसकी परिषद का हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है सरकारी नौकरी में योग्यता को आधार माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 1833 के एक्ट द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अर्थात अगर पूछे कि दास प्रथा का उन्मूलन किस एक्ट के तहत किया गया, अर्थात दास प्रथा का उन्मूलन मीन्स होता है ख़त्म करना, तो 1833 के एक्ट के द्वारा दास प्रथा को ख़त्म किया गया। ब्रिटिशर्स को भारत में भूमि खरीदने और बसने की अनुमति दी। एकदम ये सब मतलब अब ब्रिटिशर्स के लिए एकदम पक्षपाती जिसको बोलते हैं वो होने लगे थे, क्योंकि यहाँ पे अब इन्हें प्रशासनिक अब एकदम शासन करना था इनको। संविधान निर्माण के प्रथम संकेत कहाँ पे मिलते हैं? 1833 के एक्ट में। अर्थात आप समझिए कि भारत को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी, उस सब चीज़ों का ये चल रहा है कि अभी हम पहुँचेंगे जब संविधान निर्माण के तहत, तो क्यों ज़रूरत पड़ी, इसी के लिए हमें ये एक्ट पढ़ने की मतलब इसीलिए हम लोग ये एक्ट पढ़ रहे हैं। तो हमें ये मिला है कि प्रथम संकेत 1833 में मिला, क्योंकि आपने इसमें देखा कि कितनी सारी चेंजेस हुई, जो कि ज़्यादातर करके दास प्रथा को छोड़ दिया जाए और सरकारी नौकरी में योग्यता को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स के ही हित में थी। और यहीं से भारतीयों के अंदर भी शक संदेह उत्पन्न हुआ और उन्हें भी ये लगने लगा कि अब यहाँ पे मतलब कि उन्हें अभी ये नहीं लग रहा था कि संविधान निर्माण होगा, लेकिन अब उन्हें ये हल्का हल्का संकेत यहाँ से मिला कि अब भारतीय जागरूक हो रहे हैं, अब वो अपने अधिकार के लिए बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी अभी भी कागजी रूप से अस्तित्व में थी, जबकि व्यावहारिक रूप से समाप्त हो चुकी थी। कंपनी अब समाप्त हुई थी सिर्फ, लेकिन कागजी रूप से अस्तित्व में थी, जबकि व्यावहारिक रूप से वो अब कंपनी ना रह करके यहाँ पे शासन कर रही थी भारत में। 1833 एक्ट के द्वारा कंपनी का ऋण भारत को सौंपा। अब देखिए, आप बखूबी समझ गए होंगे कि संविधान के निर्माण का संकेत क्यों मिला। यहाँ से मतलब वेतन भी दिया जाने लगा, मतलब भारत के धन को एकदम से ये लोग निकाल लेना चाहते थे। अब ऋण कंपनी का है और उसको भरेगा कौन? भारत। इतना मतलब बेकार वो था। अब 1853 का चार्टर एक्ट आता है, तो ये निर्धारित अवधि के लिए नहीं था, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि अब जो है भारतीय थोड़ा थोड़ा सा उनके अंदर भी उबाल आने लगा था। जब भाई इतना कुछ होगा तो अगला इंसान के अंदर वो होगा ही, इसलिए ये निर्धारित समय के लिए नहीं था, ये कभी भी ख़त्म किया जा सकता था। गवर्नर जनरल के विधायी कार्य एवं प्रशासनिक कार्यों का विभाजन किया गया। विधायी कार्यों के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया, जिसका कार्य संपूर्ण भारत के लिए विधि का निर्माण करना था। आधुनिक विधायिका की नींव 1853 के चार्टर एक्ट में रखी गई। ये भी इम्पोर्टेंट है, सब इम्पोर्टेंट तो एक एक लाइन है, आप सभी लिखिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई और कहा गया कि 6 सदस्य क्राउन द्वारा मनोनीत होंगे। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का उदय 1853 के चार्टर एक्ट में हुआ। विधायी कार्य करने वाले 12 सदस्य प्रत्येक क्षेत्र से लोग होंगे। प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा सिविल सेवा का आरंभ हुआ, जो कि 1833 में सिर्फ प्रावधान था और उसे ख़त्म कर दिया गया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वजह से, जिसकी संख्या 24 थी।
तो उन्हें भी अब घटा करके 18 कर दिया गया था। तो इसलिए नोट में हमने 1833 में उसका जिक्र नहीं किया था, यहाँ पर हम करेंगे उसको। 1853 के एक्ट के द्वारा बंगाल के लिए पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया। तो आपने देखा कि मैंने बुक्स भी पढ़ा दिया और नोट्स भी पढ़ दिए। तो आप इसलिए दोनों हम करते हैं कि बुक्स में जो चीज़ें नहीं रहती हैं वो नोट्स में भी, क्योंकि बुक्स में रहती हर चीज़ें हैं लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते हैं एक एक लाइन में, और इसलिए नोट्स में हमने एक एक चीज़ें नोट की हुई है। तो इसलिए दोनों चीज़ इतना ज़रूरी है एकदम। तो अगर आज की क्लास अब यहीं पे समाप्त होगी, क्योंकि अब 1858 का भारत शासन अधिनियम आएगा और वो शुरू होगा कल, जो कि ताज के अंतर्गत अब सारे शासन जितने भी आएंगे, जितने भी एक्ट, वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आएंगे। तो अब जो है कल से शुरू होगा 1858 का भारत शासन अधिनियम से। आज की क्लास यहीं तक के लिए, और पसंद आया हो तो लाइक करिए और कमेंट भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और मेरे साथ जुड़िए RO के सफ़र में। और सब लोग मिलकर के साथ में चलेंगे तो मंजिल दूर नहीं है, पा जाएंगे। बाय बाय सभी को, टेक केयर एवरीवन।